आगे बढ़ते हैं सर। बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया और अब नेपाल, वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं और हो क्या रहा है, वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया नेपाल के ओली साहब, और वहाँ जनरेशन जी जो है ना शामी साहब, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इस वक्त एक्टिव हुई भी है। ये जनरेशन जी जो है ये क्या है, थोड़ा सा ज़रा उसका भी हम ज़रा हवाला दे दें, बता दें। यानी जो 1990 की दहाई में हाँ जी, पैदा हुई जनरेशन है और उसको कहते हैं कि ये जनरेशन जी है। जनरेशन जी है, नई नस्ल है। और 1997 से लेकर 2012 तक जी हाँ, जो लोग पैदा हुए हैं अब वो उनको चैन नहीं आ रहा, वो आहुए बेताब हैं। और ये भी कहा है कि ये जो हंगामे हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ है सर। उस पर आते हैं, लेकिन हम क्विकली सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ये ज़ाहिर प्यू रिसर्च सेंटर जो है उसने भी एक यानी कि इस पर बात की हुई है। ये इस्तिलाहात हैं जो इस्तेमाल होती हैं, यानी कि लॉस्ट जनरेशन जो 1883 से 1900 तक है, फिर ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है जो 1901 से 1927 तक, फिर एक साइलेंट जनरेशन है शामी साहब जो 1928 से 1945 तक की है, फिर उसके बाद बूमर्स कहलाते हैं 1946 से 1964। अब इस वक्त ये लोग जो है सर है क्या मसला, यानी जनरेशन जो है इतनी बेकाबू क्यों है? हाँ, उनकी जो पहले सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाई गई, वहाँ उसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी आप एक्स है, जी हाँ, मुख्तलिफ ऐप से, फेसबुक है, जो जितने भी हैं उन पे 26 प्लेटफॉर्म थे, जी हाँ, उन पे पाबंदी लगा दी। अब ये नौजवान जो हैं, अब कहा जा रहा है कि ये जो हमारे हुक्मरान तबकात हैं उनका जो रहन सहन है, उनका जो तर्ज जिंदगी है, जो उनके शाहाना ठाट बाट है, वो उसके खिलाफ एक रद्द अमल है। अच्छा। और नारे लगा रहे हैं कि जनाब ये जो हमारे हुक्मरान हैं वो हमारी तरह रहें, ये नारे हैं उनके। और सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा वो यही है। तो पहले उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया है, हुकूमत पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी जद में है। जो चीज़ उनके रास्ते में आती है उसको जलाते चले जाते हैं। और कितने लोग जो है मेरा ख्याल हलाक हो चुके हैं। जी हाँ, 21 अफराद की जो हलाकत की तस्दीक की जा रही है। हाँ जी, और कई मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। अस्पताल जो है भरे हुए हैं जख्मियों से। और अब ये है कि वजीर आजम जो है, पहले वजीर इंसाफ और वजीर सेहत और एक 3 वजीरों ने इस्तीफा दिया कि शायद ये ठंडा पड़ जाए मामला, लेकिन नहीं पड़ा। अब वजीर आजम ने इस्तीफा दिया। अब ये जो पूरा निज़ाम जो है वो एक लपेट में है और नौजवान जो हैं वो अब बफरे हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ इंडिया जो है, इंडिया नेपाल से खुश नहीं था, क्योंकि इंडिया ने नेपाल के 2-3 इलाके हथियाने की कोशिश की थी। सही। और नेपाल जो है उसकी सॉवरेनिटी पे बार बार वो हमला करता है। लेकिन जो भी वजह हो, नौजवान नस्ल जो है वो मैदान में है और हाजिर मौजूद से सर, क्या अगर ये देखा जाए कि ये इंडिया करा रहा है जो जैसे रिपोर्ट हो रहा है, हाँ, एक राय है, तो इसको हम डिजिटल मुक्ति बानी कह सकते हैं कि जैसे कि उस वक्त इस तरह से हुई, तो डिजिटल मुक्ति बानी भी देखें आप। लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में तो नौजवान इसी तरह निकले। जी हाँ। और जो कठपुतली हुकूमत थी इंडिया की, हसीना वाजद की, उसको उन्होंने ताराज कर दिया और वो भाग गई वहाँ इंडिया। और जिस तरह उन्होंने गोलियां चलाई, जिस तरह लोगों को निशाना बनाया, अब सारी एविडेंस आ गई, उनकी ऑडियोज आ रही हैं, उनके अहकामात आ रहे हैं, और वो वहाँ से उनको भागना पड़ा। और जो उन्होंने तूफान बर्पा किया हुआ था जो जुल्म सितम का, तो अब ये देखिए ये इनके बारे में भी सर कुछ इत्तलात आ रही हैं, ये जो हैं वज़ीर आज़म नेपाल के KP शर्मा ओली के, ये भी जो हैं वो मुल्क से फरार हो गए हैं और उसकी हेलीकॉप्टर के जरिए फरार हुए हैं। तो लेट्स सी, क्योंकि ये भी डेवलप कहाँ गए हैं, ये भी इंडिया गए हैं कि कहीं और गए हैं। और तो मालदीव के अंदर भी एक हंगामा बरपा है, वहाँ भी एक बेदारी और बेचैनी है। तो बहरहाल एक अब ये हमें इस पर इससे कतई नज़र ये देखना चाहिए कि जो हमारे हुक्मरान तबकात हैं किसी भी मुल्क के हों, ठीक है, उनको आवाम की सतह पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छा, आवाम की सतह पे जब आप जिंदगी नहीं गुजारेंगे, जब अपने अलग जजीरे बना लेंगे और अपने शाहाना ठाट बाट जो है बादशाहों की तरह रहेंगे। और यहाँ तो क्या हो रहा है आप देखिए, हमारे यहाँ यानी हमारा पाकिस्तान तो बड़ा गनीमत है कि एक वहाँ एक कानून, आइन और सिस्टम मौजूद है। मगर यहाँ क्या होता है, SCCP के जो जिम्मेदार हैं उन्हें अपनी तनख्वाहें बढ़ाते चले गए, करोड़ों रुपए कर दी। यानी आप पूछने वाले कोई नहीं। भाई कम से कम तनख्वाह आपने 37,000 रखी है तो ज्यादा से ज्यादा भी मुकर्रर कर दें। सही है। अब आपकी हवस खत्म ही नहीं होती, और ना मिले तो किसी को तनख्वाह ही नहीं मिलती। कैसे है?
वो प्रेस काउंसिल के कोई है सर वो एक खानदान ऐसा है, नहीं वो प्रेस काउंसिल के, जो पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है जी। उसके जो चेयरमैन है जस्टिस अरशद जदून साहब, जी उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही 7-8 महीने से। वो प्रेसिडेंट साहब दो दफा डायरेक्टिव जारी कर चुके, भाई इनको तनख्वाह तो दो। सही। अब वो ये तो प्रेस काउंसिल जो है अब वो सिर्फ प्रिंट मीडिया की शिकायत सुनती है, ठीक है। उसको तो जरा वुसअत दे दें, पूरा मीडिया आ जाए, नहीं जो सोशल मीडिया भी उसके अगर दायरा इख्तियार में आ जाए तो उनके काम में भी एक जरा यानी तवाज़ुन पैदा हो जाए। ठीक है। और बहरहाल इससे कतई नजर उनकी तनख्वाह रुकी हुई है। तो अब ये इस पूरे खित्ते का अलमिया है। आप दुनिया में चले, आज वो कॉलम लिखा हुआ है उन्होंने, हमारे इरफान सदीकी साहब, वो गए हैं डेनमार्क गए थे मेरे ख्याल है, हाँ। और वहाँ उन्होंने एक जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो पाकिस्तानी नयाद जज है आसन साहब, सही। उन्होंने उनको बुलाया, वहाँ मदऊ किया। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो कहे चाय पी के जाएं। चाय कहाँ है चाय? तो चाय वहाँ कॉरिडोर में रखी हुई थी। वो उन्होंने कहा भाई हम यहाँ से हम भी बना लेते हैं, आप भी बना लें। सही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए ना वहाँ कोई कर्रोफर था, ना कोई चौबदार थे, ना कोई आओ भगत ना कोई वो पहरेदार थे, और वो अपने घर से कोई आदमी आके उनको छोड़ जाता है और कोई ले जाता है, यानी एक आम आदमियों की तरह जाते हैं सब। ये सारी कहानी बताइए, अदलिया के जज जो हैं क्या है वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। सही है। तो आज बड़ी तफसील बयान की है उन्होंने। सही है। लेकिन मैंने कहा भाई इंतजामिया के वो भी जिम्मेदार बता दें, उनके वजीर आजम, उनके वज़रा, उनके सरकारी अफसर जो है वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं ये भी बता दें। तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो एक बरामन हमने बना ली है ना। हम तो कहते थे इंडिया जो है उसमें जात पात उसमें है और शूदर और ब्राह्मण उनके दरमियान फासला है। ठीक है। हमने तो अपने यहाँ के ब्राह्मण बना लिए। और ये अब ये जो एक नाराजगी है, यहाँ भी नौजवानों में गुस्सा है ना, यहाँ भी गुस्सा है।